कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले हुआजियान आइलैंड पर ह्यूमन और फेरीज एक साथ में रहा करते थे। अभी यहाँ पर ड्रैगन किंग और एक इंसानी जनरल के बीच में एक लड़की के लिए लड़ाई हो रही थी एंड वो लड़की है ट्री फेरी और यही हमारी कहानी की फीमेल लीड है। ड्रैगन किंग का ये कहना था कि वो ट्री फेरी के साथ हजारों सालों से रहता आ रहा है एंड अब वो दोनों साथ में इमोर्टल बनने वाले हैं। पर बीच में ये जनरल आ गया जो कि ट्री फेरी को अपनी ही तरह एक इंसान बनाना चाहता था। पर जनरल उसे कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं कि ट्री फेरी को इमोर्टल नहीं बनना है, वो भी आम इंसानों की जिंदगी जीना चाहती है। ड्रैगन किंग देखता है कि ट्री फेरी जनरल का ही साथ दे रही है तो उसे ये सहा नहीं चाहता एंड वो जनरल के सीने में अपनी तलवार खोपता है जिससे जनरल रिकार्नेट यानी कि पुनर्जीवित नहीं हो पाए। यहाँ जनरल भी कहाँ कम था, वो भी ड्रैगन किंग पर अपनी तलवार से वार करता है। उसके बाद वो दोनों ही उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। ट्री फेरी जल्दी से जनरल को बचाकर वापस ऊपर लेकर आती है। जनरल उसे कहता है कि इस जिंदगी में तुमसे मिलना, तुम्हारे साथ रहना, ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। अब मैं रिकार्नेट ना हो पाऊँ फिर भी मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। इतना कहकर जनरल की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ट्री फेरी उसके मरने पर काफी दुखी होती है पर फिर खुद को संभालते हुए अपनी ट्री स्पिरिट को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करती है ताकि जनरल पुनर्जीवित हो सके। ट्री फेरी गायब होने से पहले जनरल से कहती है कि तुम अगले जन्म में मुझे ढूंढना और मुझसे शादी करना। उस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे। फिर दोनों की ही मौत उसी आइलैंड पर हो जाती है। फिर से हमें कहानी हजारों सालों के बाद की दिखाई जाती है। अब ये आइलैंड अच्छे और डिलीशियस फूड के लिए फेमस हो गया था। इस आइलैंड पर दुनिया के बेहतरीन शेफ है। ट्री फेरी का पुनर्जन्म हो गया था, वो भी इस आइलैंड की एक फीमेल कुक के तौर पर। इस जन्म में उसका नाम यूअर है। यूअर बचपन से ही दिल से कमजोर है क्योंकि उसे दिल की बीमारी है। इस वजह से वो कभी भी किसी के इमोशन को नहीं समझ पाती। प्यार क्या होता है उसे ये तक नहीं पता है। आइलैंड के कई लोग तो उसे इस वजह से हार्टलेस मॉन्स्टर कहते हैं पर यूअर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो ये तक फील नहीं कर पाती। उसे तो बस खाना बनाने से मतलब है। दूसरी तरफ हम दुराव को देखते हैं। ये यूअर का कजिन ब्रदर है। दुराव जानबूझकर आइलैंड मास्टर को तीखा खाना खिला रहा था। ये है आइलैंड मास्टर, इसका नाम इनान है और यही जनरल का दूसरा जन्म है। दुराव इनान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यूअर के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो दिल की बीमारी से मर रही है तो प्लीज उसका पीछा करना तुम छोड़ दो। तुम ऐसा करके बार बार उसे परेशान कर रहे हो। इनान कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो दुराव कहता है कि झूठे, तुम यूअर जैसी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ? तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे इस झूठ को सच मान लूंगा? इनान कहता है कि मैं यूअर पर से आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो जिंदगी भर मैं उसे खुश रखूंगा। तभी ही वहाँ पर यूअर आ जाती है। वो इनान से कहती है कि मैं अपने कजिन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो माफी के तौर पर उसे एक डकी देती है। वो दुराव का कान खींचकर वहाँ से जा रही थी पर फिर रुक कर कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो दुराव है तो तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद इनान का पर्सनल गार्ड आकर कहता है कि यूअर ने आपको पिछले 2 महीनों में 36 बार रिजेक्ट किया है तो फिर भी आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तो इनान कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। एक ना एक दिन यूअर को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगले सीन में यूअर खाना बना रही थी, उसके पास दुराव खड़ा था। दुराव उससे कहता है कि तुमने वहाँ पर ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो ये किस तरह से था? तो यूअर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं ई को पसंद करती हूँ, मुझे खाना बनाना भी पसंद है, मैं तो सबको पसंद करती हूँ। ये सुनकर दुराव थोड़ा सैड हो जाता है। यूअर कहती है कि इनान मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। लोग मुझे मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं क्योंकि मैं किसी भी इमोशन को फील नहीं कर सकती। ऊपर से मुझे दिल की बीमारी है तो मैं कभी भी मर सकती हूँ। वो भला मेरी जैसी लड़की को पसंद क्यों करेगा? दुराव कहता है कि तुम खुद को कम मत समझो। वैसे मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना है कि उसके हाथों में जादू है, जादू वो किसी को भी ठीक कर सकता है। उसका नाम नानजे है। अगर हमने नानजे को ढूंढ लिया तो फिर तुम्हारी दिल की ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। तभी ही वहाँ पर ह्यूसेन यूअर की सौतेली बहन आती है। वो दुराव को देखकर कहती है कि तुम भी यहाँ पर हो,
तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए, पर आज तो तुम काफी ज्यादा चमक रहे हो। उसकी ये बातें सुनकर तुराफ मुंह बिगड़ता है। यूजिन यूर से कहती है कि माँ ने तुम्हें घर पर बुलाया है। जब यूर घर पर आती है तो उसकी सौतेली माँ ने चंद पैसों के लिए यूर की शादी किसी बुढ़े से तय कर दी थी। यूर के डैड इसके लिए मना भी करते हैं, पर उसकी सौतेली माँ उसके डैड की एक भी नहीं सुनती। यूर अपनी सौतेली माँ से कहती है कि आप मुझसे क्या इतनी ज्यादा नफरत करती है कि मुझे खुद से दूर करने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। वैसे भी मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, तो मैं शादी करके क्या करूँगी। तो वो बुढ़ा कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा बने। तो उसकी सौतेली माँ इस बुढ़े को बहलाने लगती है, फुसलाने लगती है, जिस वजह से ये बुढ़ा तुरंत शादी करने के लिए मान जाता है। यूर देखती है कि वो बुढ़ा शादी के बदले में थोड़े पैसे दे रहा है, ऊपर से उसके डैड की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो वो बस शादी के लिए हाँ ही कहने वाली थी कि तभी ही वहाँ पर बहुत सारा दहेज आने लगता है। यूर की सौतेली माँ इतने सारे दहेज का सामान देखकर कहती है कि यूजिन तू कहाँ हाथ मार कर आई है। तो यूजिन कहती है कि पता नहीं, आजकल मैं बहुत सारे अमीर लोगों से मिलती रहती हूँ, तो किसी रिच मैन की नजर मुझ पर पड़ गई होगी। तभी ही वहाँ पर ईनान आता है। उसने दहेज में बहुत सारे पैसे और ज़वेरात दिए थे। यूजिन कहती है कि मैं आज रात ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि मैं भी, पर फिर बात बदलते हुए कहती है कि मुझे भी ये शादी मंजूर है। ईनान यूजिन को छोड़कर यूर के पास जाता है एंड जब उसे शादी के लिए पूछता है तो ये सुनकर इन दोनों ही माँ बेटियों के होश उड़ जाते हैं। यूर उसे कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैं भी इस शादी से इनकार करता हूँ। तो ईनान अपना सारा सामान लेकर घर वापस आता है एंड गुस्सा करने लगता है कि मैं उसके पीछे पिछले 2 महीने से पड़ा हूँ, पर फिर भी वो मुझे भाव क्यों नहीं देती। तभी ही उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। अगले दिन शिंजू उसका पर्सनल कार्ड पूरे आइलैंड में ये खबर फैला देता है कि आइलैंड मास्टर और उस मॉन्स्टर की शादी होने जा रही है। जब इस रूमर के बारे में यूर को पता लगता है तो वो कहती है कि ईनान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि मैं परेशान होकर उससे बात करने के लिए जाऊँ, पर मैं बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाने वाली। यहाँ ईनान यूर का आने का इंतजार कर रहा था, पर जब यूर नहीं आती तो वो परेशान होने लगता है। शिंजू से कहता है कि मास्टर, आप उस लड़की से शादी करने के लिए इतने मरे क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर ईनान एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर कोई ईनान से कह रहा था कि आपको यूर से शादी करनी ही होगी इस आइलैंड के भले के लिए। यही पिछले आइलैंड मास्टर की आखिरी इच्छा थी। इस पर ईनान कहता है कि डैड क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं भला ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जो कि जल्दी ही मरने वाली हो। तो वो बंदा कहता है कि पुराने मास्टर का इसमें जरूर कोई रीजन रहा होगा। पायरेट्स हम पर कभी भी हमला करने के लिए आ सकते हैं, तो इससे अच्छा कि तुम यूर से जल्दी से शादी कर लो ताकि इस आइलैंड की पूरी अथॉरिटी तुम्हें मिल जाए। ईनान कहता है कि डैड मेरे लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हैं, पर मुझे यह चैलेंज एक्सेप्ट है। वैसे भी वो यूर तो जल्दी ही मरने वाली है। उसके मरने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा और इस पूरे आइलैंड की पावर मेरे हाथों में होगी। प्रेजेंट में ईनान कहता है कि आज तक मैं उसे बहुत ही प्यार से मनाता आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे अपने तरीके से उसे मनवाना होगा। अगले सीन में यूर की सौतेली माँ के पास कुछ लोन शार्क वाले आकर उससे पैसे मांगने लगते हैं। डराते हुए कहते हैं कि अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यूर की सौतेली माँ उन लोगों से डरकर अपना सब कुछ गिरवी रख देती है। यूर के पास उसकी सर्वेंट आकर कहती है कि कुछ लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है एंड अब वो हमारी नूडल शॉप पर भी कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। वेल ये सारा किया धरा ईनान का था। दुराव की यूर हेल्प ना ले, इसलिए उसने दुराव को एक कमरे में लॉक करके रखा था। यूर उन लोन शार्क वालों के पैसे चुकाने के लिए रात में भी स्टोर खोलने का सोचती है। जब वो जा रही थी तो ईनान दूर से उस पर नजर रखे हुए था। वो सोचता है कि ये मेरे पास मदद मांगने के लिए क्यों नहीं आती। तभी ही वहाँ पर कुछ पायरेट्स आकर उन दोनों लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो यूर उन लोगों से फाइट बैक करती है, पर तुरंत ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो ईनान आकर उसकी मदद करता है। वो यूर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम पायरेट से लड़ने के लिए चली गई थी। कि तुम खुद को झांसी की रानी समझती हो। यूर उसे कहती है कि मुझे मेरे पैर फील नहीं हो रहे हैं। ये सुनकर ईनान उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। वो कहता है
कि अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। वो कहती है कि मुझे किसी का भी एहसान अपने ऊपर नहीं रखना है। इनान कहता है कि आज तुमने उन पायरेट्स का मुकाबला करके हिम्मत दिखाई है। वो उसकी तारीफ कर ही रहा था कि वो देखता है कि यूर तो सो चुकी है। अगले दिन यूर जब उठती है तो उसकी सर्वेंट उसे कहती है कि आपको यहाँ पर आइलैंड मास्टर लेकर आए। यूर इन सभी बातों से अनजान थी क्योंकि वो तो सो चुकी थी। वो कहती है कि मुझे तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ मेरा कोई सपना होगा। उसकी सर्वेंट उसे एक दुराव का लेटर देती है। उसमें दुराव ने लिखा था कि इनान से जरा बचकर रहना, वो जरूर कोई प्लॉटिंग वगैरह कर रहा है। उसके पास मैंने तुम्हारे घर के और नूडल शॉप के पेपर्स देखे थे। उसके बाद हम एक पेविलियन की मालकिन सुतांग को देखते हैं। उसका इनान पर बहुत ही बड़े वाला क्रश है, पर इनान तो उसे कभी भाव ही नहीं देता, जिस वजह से सुतांग परेशान थी। उसके साथ उसकी एक सहेली जिसका नाम है यूमान वो भी थी। यूमान उसे कहती है कि इनान तो काफी ज्यादा घमंडी है, पर मुझे पता है कि तुम एक ना एक दिन उसका दिल बदल कर ही रहोगी क्योंकि तुम स्पेशल हो। यहाँ पर ह्यूमन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सुतांग को चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहती हो। सुतांग उसे कहती है कि क्या तुमने इनान और यूर के बारे में रूमर सुना है? तो ह्यूमन कहती है कि तुमने इस बेकार सी बात पर यकीन भी कैसे कर लिया? इनान भला उस वाहियात लड़की से शादी क्यों करेगा? अगर मुझे वो रूमर फैलाने वाला मिल गया ना तो मैं उसकी जबान काट लूंगी। यहाँ पर यूर इनान के घर पर एक नौकरों का भेस बदल कर आई थी ताकि वो पता लगा सके कि दुराव सच कह रहा था कि नहीं। अभी यूर इनान के घर पर अपने घर के कागजात ढूंढ रही थी कि तभी ही उसके सामने इनान आ जाता है। वो डरते हुए कहती है कि तुमने मुझे कल रात बचाया था, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। इनान उससे कहता है कि फिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो वो कहती है कि बस ऐसे ही मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी ही इनान उसे रोक देता है। इनान उससे कहता है कि तुम्हें फेवर लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यूर कहती है कि नहीं, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके क्लोज आने लगता है तो यूर कहती है कि तुम अगर ज़्यादा मेरे क्लोज आए तो मैं बुक से टकरा कर मर जाऊंगी। इनान कहता है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे कन्फेस करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो कहती है कि उस दिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील हो रहा है, बस दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। तो तुम समझ गए ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। ये सारी बातें इनान के सर के ऊपर से जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम जरा ठीक से कहो, पर तभी ही इनान के कमरे में सुतांग और ह्यूमान आने लगते हैं तो यूर छुप जाती है। इनान को तो उन दोनों लड़कियों को दरवाजे से ही वापस भेज देना था, पर ये दोनों तो उसके कमरे तक आ जाती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो ह्यूमान है वो इनान की बहन है। इनान सुतांग से कहता है कि क्या तुम्हें पेविलियन में कोई काम नहीं है जो कि यहाँ पर आ गई? तो इनान उससे कहती है कि तुम सुतांग से थोड़ा तमीज से बात करो। इसके डैड मिस्टर सू ने हमारे डैड की काफी मदद की है, अब मिस्टर सू नहीं रहे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सुतांग की केयर करो। इनान कहता है कि मुझे कोई नेपोटिज्म वाला गेम नहीं खेलना है, अगर ये अपनी एबिलिटी से पेविलियन को संभाल सकेगी तो ही मैं इसे यहाँ पर रखूंगा, वरना इसे कहना कि ये चलती बने। ह्यूमन कहती है कि अब बस भी करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी और सुतांग की शादी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि सिस्टर, मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, कि तुम्हें पता नहीं है। ह्यूमन कहती है कि अब ये मत कहना कि वो रूमर सही था, अगर मुझे वो रूमर फैलाने वाला मिल गया तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। तो वो कहता है कि वो सारे रूमर्स मैंने ही फैलाए थे, यूर ही मेरी वाइफ बनेगी और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। दूर से यूर ये सारी बातें सुनकर मुंह बनाती है। ह्यूमन काफी शॉक्ड होते हुए कहती है कि मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, वो बेकार लड़की खुद तो पनौती है पर शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में भी पनौती लाएगी, ऊपर से उसका दिल भी कमजोर है तो पता नहीं कब टपक जाएगी। उसकी जैसी लो क्लास लड़की तुम्हारे जैसे लड़के के साथ शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती है। यूर को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती एंड वो बाहर निकल जाती है। ह्यूमन उसे देखकर कहती है कि ये कौन है, ये अचानक से ही तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई? तो यूर कहती है
कि जिस पनौती लड़की की बात तुम कर रही थी वो मैं ही हूँ। आज मैं तुम्हें दो बात क्लियरली बता दूँ। पहली, मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड दूसरी, तुम्हारा ही भाई मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। ये सुनकर तो ह्यूमन योर को चाटा ही मारने वाली थी, पर बीच में इनान आ जाता है। अगले सीन में इनान और योर गैरेज में बैठकर कहीं जा रहे थे। इनान उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पर सिर्फ थैंक यू कहने तो नहीं आई होगी, जरूर तुम मुझे देखना चाहती होगी। योर उससे कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, हमारे आइलैंड में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो फिर तुमने मुझे ही चूज क्यों किया, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। इनान कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे पीछे इस तरह से क्यों पड़ा हूँ। जब पहली बार तुमने मुझे सबके सामने रिजेक्ट किया था तब मुझे काफी एम्बैरेसिंग फील हुआ। योर कहती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसीलिए किया क्योंकि हम दोनों सेम नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी दिन सिंपल तरीके से बिताना है। तो वो कहता है कि तुम अपना आखिरी दिन सिंपल तरीके से मेरे साथ भी बिता सकती हो। रास्ते में हम दुराव को देखते हैं। वो कहता है कि इनान, तुमने मुझे कमरे में लॉक किया ताकि तुम योर को चीट कर सको, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ गैरेज के अंदर योर इनान से कहती है कि तुम शादी करने के बारे में भूल जाओ और आगे से मुझसे कभी मिलना भी मत। तो इनान कहता है कि पर मैंने तो शादी की तैयारियां पूरी कर ली है। योर कहती है कि तुम मेरी शादी के बारे में डिसाइड करने वाले होते कौन हो। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी भी मेरी जरा सी भी परवाह हुई है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूंगी। ये सुनकर इनान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो शिंसू से कहता है कि तुमने क्या खाना नहीं खाया, तुम गैरेज को इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हो। दूसरी तरफ दुराव किसी ग्रैंडपा का गधा लेकर भागता है। फिर तो यहाँ पर घोड़ों और गधों के बीच में रेस होना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं कि अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे। दुराव का गधा इतनी तेजी से आ रहा था कि शिंसू को ब्रेक मारना पड़ता है और अचानक से ही ब्रेक लगने के कारण इन दोनों के बीच में फर्स्ट किस हो जाता है। तो वहीं बाहर दुराव अपने गधे को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसका गधा रेस जीतने के लिए कुछ आगे ही चला जाता है। योर सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है, क्या मैं मरने वाली हूँ। तो इनान सोच रहा था कि मेरा फर्स्ट किस 3 से 5 बजे के बीच में 6 तारीख और 7वें महीने के दिन पर हुआ। ये सारी इस योर की गलती है, इसकी वजह से मेरा फर्स्ट किस बर्बाद हो गया। मन तो करता है कि इसे घुटनों के बल बिठाकर सजा दूं। अभी वो दोनों किसी गारमेंट शॉप पर आए थे। कुछ लड़कियां योर को लेकर अंदर चली जाती है। जब योर बाहर आती है तो उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। योर इस ड्रेस में इतनी ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी कि इनान अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। योर उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए। तो वो कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे गैरेज के अंदर मैंने सुना था कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस तुम मानने से इनकार करती हो। योर काफी हैरानी से उसे देखते हुए सोचती है कि मेरे साथ पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा। वो उसके क्लोज जाने लगती है तो इनान को लगता है कि ये उसे किस करने वाली है, पर योर तो सिर्फ उसे गले ही लगाती है। वो सोचती है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है कि अब किस करके देखना पड़ेगा। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो इनान उसे हक कर लेता है। अब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी तो इनान कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, अब मैं करता हूँ। जैसे ही इनान योर के क्लोज आने लगता है तो योर की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो दोनों बस किस करने ही वाले थे कि बीच में सेकंड में लेट दुराव आ जाता है। वो योर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। इनान योर को उसके पास जाने से रोकता है पर योर तो फिर भी दुराव के साथ चली जाती है। अगले सीन में खाना खाने के टाइम पर योर दुराव से पूछती है कि अगर किसी को देखकर तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो तो इसका मतलब ये है कि तुम उस इंसान को पसंद करते हो। दुराव कहता है कि ऐसा हो सकता है। योर कहती है कि अच्छा तो मैं इनान को पसंद करने लगी हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि आज हम दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हुए और उसकी चेस्ट मेरी चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। दुराव कहता है कि उस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं अब भी उसे लड़ने के लिए चाह रहा हूँ, पर योर उसे रोक देती है। दुराव सडनली उसे हक करके कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। तो वो कहती है कि कुछ
नहीं। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था पर ह्यूअर उसे दूर धक्का दे देती है। अगले सीन में बेचारा दुराव काफी ड्रंक था। वो नशे की हालत में ह्यूअर को कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर वो इतनी ज्यादा धीमी आवाज में कहता है कि ह्यूअर कुछ सुन ही नहीं पाती। दुराव के वहाँ से जाने के बाद एक सर्वेंट आकर ह्यूअर से कहता है कि दुराव के डैड ने डॉक्टर नांसी के बारे में ढूंढ लिया है, अभी वो कैपिटल में है। 5 दिनों के बाद एक बोट से तुम कैपिटल वापस चली जाना। दुराव के डैड ने तुम्हारे लिए पैसों का सारा इंतजामात कर दिया है, बस उसने एक शर्त रखी है कि तुम अपने इलाज के बारे में दुराव को कुछ भी नहीं बताओगी। फिर हम समंदर के अंदर कुछ पायरेट्स के जहाज़ों को देखते हैं। यहाँ इनान को पता लगता है कि पायरेट्स जल्दी ही उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उसके हाथ में इंपीरियल कोर्ट का एक लेटर था जो कि राजा की तरफ से आया था। वो सोचता है कि अब तो मुझे जल्द से जल्द ह्यूअर से शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन इनान ह्यूअर के पास जाकर कहता है कि कल तुम मेरे काफी क्लोज आ रही थी, पर फिर तुम दुराव के साथ क्यों चली गई। वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले ही वो उसे किस करने लगता है और किस के दौरान हमें इन दोनों के पिछले जन्म की कुछ यादें दिखाई जाती है। वेल ये जगह वही है जहाँ पर पिछले जन्म में उन दोनों की मौत हुई थी। किस करने के बाद इनान रो रहा था तो वो कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। तो वो कहता है कि हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्यों रो रहा हूँ। वेल ये पॉइंट नहीं है, मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। भले ही तुम्हारे पास दिल ना हो पर मेरे पास तो है। हम दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, बस तुम शादी के लिए हाँ कहो। ह्यूअर उसे कहती है कि तुम आइलैंड मास्टर हो तो तुम्हें लोगों की भले के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की के पीछे घूमना चाहिए। मैं 4 दिनों के अंदर आइलैंड को छोड़कर कैपिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर नांसी के पास से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। इस ट्रीटमेंट के दौरान मेरी जान भी जा सकती है, तो तुम्हें अब मुझ पर से गिव अप कर देना चाहिए और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आगे से तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। इतना कहकर वो चली जाती है। इनान रात में सोने की ट्राई करता है पर बार बार ह्यूअर की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। शिंजो आकर इनान से कहता है कि ह्यूअर आई है, तो इनान कहता है कि फाइनली उसे आना ही पड़ा। फिर वो कहता है कि तुम जरा डॉक्टर नांसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। आगे वो ह्यूअर के पास जाता है। ह्यूअर इनान के पास से हेल्प मांगने के लिए आई थी क्योंकि उसके डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी एंड उसे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। इनान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के और नूडल शॉप के पेपर लोन शार्क वालों के पास है, तो मैं उन्हें भी तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। 1 नंबर का झूठा, वो सारे पेपर्स इसी के ही पास है। ह्यूअर तो उसकी हेल्प लेने से मना करती है पर उसकी सौतेली माँ इनान से चिपक ही जाती है एंड उसे दामाद दामाद कह के बुलाने लगती है। इनान कहता है कि जब तक डैड की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम लोग मेरे घर में रह सकते हो। ह्यूअर मना करती है पर उसकी सौतेली माँ को तो इस आलीशान घर में रुकना था, तो ह्यूअर कहती है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं और डैड वापस जा रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, तो तुम लोगों को उसे इस हालत में हिला डुलाना नहीं चाहिए वरना उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुनकर ह्यूअर को इनान के घर पर रुकना ही पड़ता है। रात में ह्यूअर अपने डैड की केयर कर रही थी तो इनान उसके पास आता है। वो सोचता है कि मैं इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में मैंने उसका कुछ ले लिया हो। वेल उसे तो ऐसा लगेगा ही ना, क्योंकि पिछले जन्म में इनान ने ह्यूअर की ट्री स्पिरिट को लिया था। ह्यूअर उसे कहती है कि तुम पिछले 1 घंटे से मुझे घूरे जा रहे हो, तो तुम घूरना कब बंद करने वाले हो। तो इनान कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम्हें शायद इल्यूशन हो गया होगा। ये सुनकर ह्यूअर उससे बात करना ही बंद कर देती है, तो वो उसे लेकर अपनी छत के ऊपर जाता है एंड पूछता है कि मुझे जानना है कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो। तो ह्यूअर कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। देखो हम दोनों की ही दुनिया अलग है, तुम नोबल फैमिली से
बिलोंग करते हो और मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। लोग मुझे मॉन्स्टर कह के अवॉइड करते हैं। इनान कहता है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तो वो कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझे, तुम वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाता है। दूसरी तरफ एक मैं हूँ जो कि कभी भी मर सकती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि वो मुझे जिंदा रखे। अभी तुम यंग हो, तुम्हारी उम्र ही कहाँ हुई है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो एक दिन मैं तो मर जाऊंगी, पर फिर मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। एक कपल में जो इंसान पहले मर जाता है उसका क्या होता है ये बात तो मुझे नहीं पता है, पर जो जिंदा रहता है उसे सबसे ज्यादा पेन फील करना पड़ता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो और मुझे पसंद करना छोड़ दो। पर ह्यूअर की ये सारी बातें तो ईनान को उसे और भी ज्यादा पसंद करने पर मजबूर कर देती है। ईनान उसे कहता है कि तुम कैपिटल मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर ही बेस्ट डॉक्टर को हायर करूंगा। ह्यूअर उसे कहती है कि मैंने पहले ही आइलैंड पर रहने वाले सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है, पर कोई हल नहीं निकला। दूसरी ओर ह्यूअर की सौतेली माँ और बहन रात में ही चोरी करने के लिए निकल पड़ती है, पर गलती से ह्यूमन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। यहाँ ह्यूअर ईनान से कहती है कि पहले तुम मुझे बदतमीज, बेरहम, नालायक, नाकारी और खड़ूस टाइप के लगे, पर जब तुमने मेरी मदद की तो अब मुझे पता लग गया है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। ईनान अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है, पर वो ये नहीं देखता कि पहले ह्यूअर ने उसे कितनी गालियां दी। तभी ही पूरे मेंशन में भगदड़ सी मच जाती है। अगले सीन में ह्यूमन ईनान से कह रही थी कि ये दोनों मेरे गहने चुराने के लिए आई थी। ये तो अच्छा है कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वरना ये दोनों तो सब कुछ चपाचट कर जाती। ये दोनों कहती है कि हम चोरी करने नहीं आए थे, हमें तो बस गहने उधार चाहिए थे। ये सुनकर ह्यूमन को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन दोनों को जेल में भेजने की सजा देती है, पर तभी ही ईनान उन दोनों को बचा लेता है। अगले दिन सुतांग की मेड उसे कह रही थी कि कल ईनान के घर पर ह्यूअर पूरी रात रुकी। ये सुनकर सुतांग को ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ह्यूअर की फैमिली ईनान के घर से वापस जा रही थी। जाने से पहले ईनान ह्यूअर को उसके घर की डेट्स वापस देता है। ह्यूअर उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं इस बात का रीपे तुम्हें जरूर करूंगी। तो वो उसे कहता है कि कल तुम कैपिटल जा रही हो, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ने आ सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ तुम आ सकते हो। ह्यूअर के वहाँ से जाने के बाद शिंजू उसे कहता है कि नांसे के बारे में जितने भी रूमर्स थे वो सारे सच है, वो सच में एक अच्छा डॉक्टर है। पर मास्टर, आप ह्यूअर को इस तरह से जाने दे रहे हैं, अगर पायरेट्स का अटैक हुआ तो हम क्या करेंगे। ईनान कहता है कि मैं इस आइलैंड को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। दूसरी तरफ सुतांग को पायरेट्स किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन ह्यूअर जा रही थी, ईनान उसे छोड़ने के लिए आया था। ईनान को ह्यूअर से बहुत सारी बातें कहनी थी, पर वो सिर्फ इतना ही कह पाता है कि तुम्हें वापस भी आना है, ये बात तुम याद रखना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुराव को जब पता लगता है कि ह्यूअर जा चुकी है तो वो उसके पीछे आता है, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तो वो भी सेम यही बात कहता है कि ह्यूअर, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें यहाँ पर वापस लौट कर आना है। तभी ही उसे एक विलेजर इस तरह से बंधा हुआ मिलता है। वो विलेजर उसे कहता है कि ह्यूअर को पैरेट्स किडनैप करके ले गए हैं। दूसरी तरफ ह्यूअर देखती है कि सुतांग को भी पैरेट्स ने पकड़ कर रखा है। उसका जो सरदार था वो कहता है कि इन बच्चों को मैं ऊंचे दामों में बेचूंगा और इन दोनों लड़कियों को लेकर मैं ईनान को ब्लैकमेल करूंगा। वो सारे पैरेट्स इन लोगों को बांधकर बाहर चले जाते हैं। तो ह्यूअर को यहाँ पर एक खिड़की नजर आती है जहाँ से बचकर वो भाग सकते हैं। ह्यूअर पहले उन बच्चों को खिड़की की मदद से बाहर निकालती है, उसके बाद वो सुतांग से कहती है कि तुम बाहर चली जाओ, पर तभी ही पैरेट्स उस कमरे में आ जाते हैं। अगले सीन में पैरेट्स ने उन दोनों को बांध कर रखा था एंड वो उन्हें काफी टॉर्चर कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर ईनान आता है। ईनान उन दोनों लड़कियों को आजाद करके पहले ह्यूअर को बचाने के लिए चाहता है, तो ये देखकर सुतांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो यहाँ ईनान और पैरेट्स के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि तभी ही वहाँ पर दुराव आता है। ह्यूअर उससे कहती है कि पहले तुम सुतांग को बचाओ। ये सुनकर दुराव सुतांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। पैरेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी, जिस वजह से ईनान उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता एंड पैरेट्स ईनान को मारना शुरू कर देते हैं। ईनान की ये हालत ह्यूअर से देखी नहीं जाती एंड ह्यूअर अपने आप ही ईनान के पास गिर जाती है।
तभी ही हम उस ट्री में थोड़ी हलचल होते हुए देखते हैं। जैसे ही ये पायरेट्स उन दोनों को साथ में मारने के लिए चाहते हैं तो ह्यूअर की आंखें चमकती है एंड उस पेड़ से एक तेज रोशनी आकर इनके ऊपर गिरती है, जिससे पायरेट्स दूर जाकर गिरते हैं एंड ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ एक बात हमें क्लियरली ये नहीं बताई जाती कि उस पेड़ के अंदर ट्री स्पिरिट की आत्मा आ गई है या फिर नहीं। ह्यूअर को जब होश आता है तो वो अभी इनान के घर पर थी। इनान बिल्कुल ठीक था। ह्यूअर उससे पूछती है कि पायरेट्स का क्या हुआ और हम लोग यहाँ पर कैसे आए। इनान उससे कहता है कि वो सारे तो अरेस्ट हो गए हैं और जब वो लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे थे तब एक तेज रोशनी आकर उन पर गिरी। लगता है कि डिवाइन हमें बचाना चाहते थे। ह्यूअर उससे कहती है कि जब वो लोग तुम्हें मार रहे थे तब मैं अपने आप ही तुम्हारे पास आकर गिर गई। तो ये सुनकर इनान हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे ये बात पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर इतना डीपली करती हो ये पता नहीं था। दुराव के घर के पास एक डॉक्टर खड़ा था। वो डॉक्टर दुराव को थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो उसकी चेकिंग करता है एंड फिर थोड़े शॉकिंग एक्सप्रेशन देता है। सुतांग इनान के घर पर आई थी। वहाँ पर उसकी टक्कर दुराव से हो जाती है तो वो उसे कहती है कि कल तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन में पूरे दिन दर्द रहा। तो दुराव उससे कहता है कि कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा मुझे बातें सुना रही हो। सुतांग उससे कहती है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी मदद करो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी ही गलती थी, तुम रहो नाशुक्री, अभी मुझे तुम्हारे साथ बहस करने में अपना टाइम खोटी नहीं करना है। इतना कहकर वो ह्यूअर के पास जाता है तो ह्यूअर इनान की तारीफ कर रही थी कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। तो दुराव उससे कहता है कि इनान तुम्हें उल्लू बना रहा है। दूसरी तरफ इनान ह्यूअर के डैड से अपनी शादी के बारे में बात कर रहा था तो दुराव आकर कहता है कि तुमने ह्यूअर के डैड को जान से मारने की कोशिश की है तो ह्यूअर तुमसे शादी क्यों करेगी। तभी ही वहाँ पर वो डॉक्टर आकर कहता है कि इनान ने ह्यूअर के डैड को जो दवाई खिलाई है असल में वो एक जहर है। ह्यूअर तो इनान को सबके सामने एक चाटा ही लगा देती है, पर तभी ही वहाँ पर इनान का डॉक्टर आकर कहता है कि ह्यूअर के डैड को जो जहर वाली दवा दी है असल में तो वो जहर ही है, पर ह्यूअर के डैड को जो बीमारी है इसका वो तोड़ है। सच्चाई पता लगने के बाद होना क्या था, दुराव शॉक, इनान शॉक। इनान ह्यूअर को लेकर साइड में आता है। ह्यूअर उसे कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें चाटा लगा दिया, तुम मेरी काफी मदद कर रहे हो, फिर भी आज मैंने तुम पर शक किया। अब मैंने फैसला किया है कि मैं कैपिटल नहीं जाने वाली। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाकर अपना इलाज करवा लेना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है। ये सुनकर इनान एक सेकंड के लिए तो शौक ही खड़ा रहता है, पर फिर बाद में बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो दूसरी तरफ हम इस राज्य के छठे राजकुमार सोंग्यान को देखते हैं, जो कि ड्रैगन किंग का दूसरा जन्म है। सोंग्यान आते ही सीधा रानी से मिलता है। वहाँ पर चिंग्याओ नाम की एक लड़की भी थी। चिंग्याओ सोंग्यान को बचपन से ही पसंद करती है, पर सोंग्यान को देखकर ऐसा लगता है कि उसे चिंग्याओ में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। यह जो रानी है वो सोंग्यान की आंटी है। सोंग्यान की माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और बचपन से ही सोंग्यान किसी दूसरे सिटी में एज अ हॉस्टेज रहता था। सोंग्यान खाने को देखकर कहता है कि मैंने हुआजियान आइलैंड के बारे में काफ़ी बातें सुनी है कि वहाँ पर काफ़ी डिलीशियस फूड मिलता है, तो मुझे भी एक बार वहाँ पर जाना है। रानी उसे मना करती है कि वहाँ पर तो पायरेट्स का अटैक होता रहता है, तुम किसी खतरे में पड़ जाओगे, इससे अच्छा कि तुम यहीं पर ही रहो। ह्यूअर अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट में घूम रही थी तो कुछ लोग आकर उसे थैंक यू वगैरह कहने लगते हैं। ये लोग वही हैं जिनके बच्चों को ह्यूअर ने पायरेट से बचाया था। मार्केट में खड़े सभी लोग ये नज़ारा देखकर सोचते हैं कि हमने मॉन्स्टर को काफी गलत समझ लिया है, वो उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ पर इनान अपनी शादी का पहला कार्ड अपने डैड को देते हुए कहता है कि आप मेरी शादी ह्यूअर से इसलिए कराना चाहते हैं ना क्योंकि वो यनवांशी की बेटी है जो कि आपका पहला प्यार थी। आपने मेरी माँ के साथ काफ़ी गलत किया है, पर फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दुराव को जब ह्यूअर की शादी के बारे में पता लगता है तो वो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दुराव और ह्यूअर ने झूठ मूठ की शादी बचपन में ही कर ली थी और उन दोनों ने वादा किया था कि वो दोनों बड़े होकर शादी करेंगे। दरअसल में दुराव ये सारी बातें सोच रहा था। यहाँ सुतांग का भी दुराव की
ही तरह हाल था, वो भी काफी दुखी थी। अगले दिन ईनान और योर की शादी होने जा रही थी कि बीच में दुराव आ जाता है एंड अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। दरअसल में इनके आइलैंड में एक पुराना रिवाज है कि शादी के दौरान एक ब्राइड किडनैपर आएगा और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। ये सब कुछ वो लोग फन क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो योर के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोगों को ये लगता है कि दुराव ब्राइड किडनैपर बनकर आया है। यहाँ पर सिर्फ दुराव ही ये बात जानता था कि वो यहाँ पर किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं आया है, बल्कि सच में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए आया है। पर योर उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। दुराव को इस बात से इतना ज्यादा बुरा लगा था कि वो इसी पल इस आइलैंड को छोड़कर कैपिटल चला जाता है। यहाँ इनकी फर्स्ट नाइट थी। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही योर को पीरियड्स आ जाते हैं। अगले सीन में ईनान योर को एक हेयरपिन गिफ्ट में देता है जो कि उसकी माँ की थी। ईनान अपने बारे में योर को बताने लगता है, पर वो देखता है कि योर तो कब की सो चुकी है। पर अगले ही दिन से योर के बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। ह्यूमन उसे कहती है कि अब तुम आइलैंड मास्टर की वाइफ हो, तो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे। यहाँ ईनान को आइलैंड मास्टर का सेल मिल जाता है और आर्मी का कंट्रोल भी। पर वो बंदा उसे कहता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल तो योर के हाथ में ही रहेगा। ईनान उसे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि पुराने मास्टर को ये लगता था कि आप योर को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए उसने पैसों का सारा मामला योर को सौंपा। ईनान कहता है कि डैड ने आखिर में मुझे समझ क्या रखा है, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे फाइनेंशियल कंट्रोल मुझे मिल जाए। यहाँ योर को शादी करने के बाद थोड़ा डर लग रहा था, तो वो डर को भगाने के लिए ड्रिंक्स करती है। ईनान जब घर आता है तो योर पूरा ड्रंक हो गई थी। वो ईनान को मीट समझने लगती है एंड उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। ईनान उसे कहता भी है कि मैं तुम्हारा मीट नहीं बल्कि हस्बैंड हूँ, पर वो उसकी बात सुनती ही नहीं। योर ईनान को पकड़ने के लिए भाग रही थी, तो ईनान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पर जब वो इससे थक जाता है तो वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। पर तभी ही योर थक के सो जाती है। तो दूसरी तरफ सोंगयान ने उसी पेड़ की ड्राइंग बनाई थी। उसके मन में बार बार ट्री फेरी के ख्याल आ रहे थे। उसे ये सब कुछ सालों से होता आ रहा है। चिंग्याओ भी उसके पास ही थी। वो उसे कहती है कि तुम नींद में किसी शौमन का नाम ले रहे थे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह शौमन कौन है। वेल, मैं आपको बता दूं कि ट्री फेरी का नाम शौमन ही है। सोंगयान ने उस पेड़ की काफी सारी पेंटिंग बनाई थी और उस ट्री के साथ ट्री फेरी को भी ड्रॉ किया था। पर उसे ये समझ में ही नहीं आता कि वो ये पेंटिंग बार बार क्यों बना रहा है और ये लड़की कौन है। यहाँ अगले दिन योर जब उठती है तो पिछली रात क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। योर की मेड जब उस हेयरपिन को मांगती है तो योर उसे खुशी खुशी दे देती है। इससे हमें पता लगता है कि योर को ये बात भी पता नहीं है कि ये हेयरपिन ईनान की माँ की है। जब ईनान को ये बात पता लगती है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी को योर ने किसी मेड को दे दिया है तो वो उससे नाराज होता है। योर उसे कहती है कि तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये बस एक हेयरपिन तो है। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमने मेरी बहुत बार मदद की इसलिए मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दिया। ये बात तो ईनान के दिल पर जाकर लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईनान काफी ड्रिंक कर रहा था। उसके पास सुतांग आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुमने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब तुम पर से मूव ऑन होना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ईनान जो कि ड्रंक था वो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। योर दूर से ही उन दोनों को इस तरह से देखकर सोचती है कि अच्छा तो वो रूमर सच था, इन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है। हाँ, शायद यही रीजन होगा कि वो मुझसे इतना नाराज हो गया। अगले दिन योर ईनान के पास खाना लेकर जाती है एंड कहती है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि तुम किस वजह से मुझसे नाराज हो। ईनान को तो लग रहा था कि वो उसकी माँ की हेयरपिन के लिए उसे माफी मांगेगी, पर योर उसे कहती है कि तुम सुतांग को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना सकते हो। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम उसे अपनी लीगल वाइफ बना दो और मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनकर रहूंगी। ये सुनकर तो ईनान को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुमने आखिर में मुझे किस तरह का पति समझकर रखा है। तो वो कहती है कि तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। एक तो मैंने तुम्हारे लिए छक्कर इतनी मेहनत
मेहनत करके खाना बनाया, फिर भी तुम लाल टमाटर की तरह मुंह फुलाकर बैठे हो। ईनान कहता है कि गेट आउट, तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है। इतना कहकर वो बाहर आती है। ईनान को यूअर के बारे में सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी, तो दूसरी तरफ यूअर तो मज़े से सो रही थी। पर अगली ही सुबह मेड आकर उसे उठाती है एंड कहती है कि चलो ट्रेनिंग करने के लिए। बेचारी की इस ट्रेनिंग में वाट ही लग जाती है। ईनान ने उसे बात करना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। एक दिन ऐसे ही वो घर के रूल्स को याद कर रही थी, तो दूर से ईनान उसे देखने लगता है। यूअर खुद से बातें कर रही थी कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे इतना सा भी याद नहीं रहता, पर मुझे ये सब कुछ करना ही होगा क्योंकि मुझे ईनान को डिसअपॉइंट नहीं करना है। यूअर की ये सारी बातें ईनान पर एक इम्पैक्ट डाल रही थी। अगले दिन यूअर अपनी मेट से कह रही थी कि ईनान मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जब वो दूसरी लड़कियों के साथ होता है तो मेरा दिल भारी हो जाता है, पर जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। उसकी मेट कहती है कि लगता है कि आपको आइलैंड मास्टर से प्यार हो गया है, तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी मेड उसे प्यार के बारे में समझाते हुए उसे एक मशवरा देती है कि तुम्हें भी आइलैंड मास्टर को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। यूअर जब डक खरीदने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बंदा युनवांशी कह के बुलाता है, तो यूअर उसे कहती है कि क्या आप मेरी माँ को जानते हैं। तो वो बंदा सोचता है कि अच्छा, तो ये युनवांशी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। यूअर उसे अपनी माँ के बारे में और भी सवाल पूछना चाहती थी, पर वो बंदा उसके सारे सवालों को इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ ईनान यूअर की दिल की बीमारी के लिए सभी डॉक्टरों के पास गया था, पर वो सारी यही कहते हैं कि हमारे पास उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वो काफ़ी सैड होकर यूअर के पास आता है। यूअर उसे कहती है कि अच्छा है कि तुम आ गए, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। दरअसल में मुझे पता नहीं था कि वो हेयर पिन तुम्हारी माँ की है। ईनान उसे कहता है कि मैं इस वजह से तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि जो बात मुझे अपसेट कर रही है वो तो ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं पिछली कई रातों तक जगकर तुम्हारी ही बारे में सोचता रहा, पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूअर उसे डक वाला एक गिफ्ट देती है जो कि वो बाजार में खरीदने के लिए गई थी। ईनान उसे कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे आइलैंड मास्टर कह के क्यों बुलाती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुमने हस्बैंड के अलावा और कुछ मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। यूअर उसे आइलैंड मास्टर कह के ही बुलाती है, तो वो पनिशमेंट के तौर पर उसे किस करता है। अगले दिन ह्यूमन यूअर को मिलने के लिए बुलाती है। ह्यूमन को इस घर का वारिस चाहिए था, इसलिए वो यूअर को मर्दों को सिड्यूस करने की कुछ ट्रिक्स बताती है। अगले सीन में ईनान के लिए यूअर एक जड़ी बूटियों वाला सूप बना रही थी। जब यूअर इस सूप को लेकर ईनान के पास जाती है तो ईनान को तो इसमें दाल में कुछ काला लगता है, पर जब यूअर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है तो वो कहता है कि इस तरह से नहीं, जरा ठीक से खिलाओ। कि तभी ही वहाँ पर सुतांग रिपोर्ट देने के लिए आती है। उन दोनों को देखकर सुतांग को हमेशा की तरह अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे, बेचारी का टाइम ही गलत है। अगले सीन में ईनान रात में जब घर आता है तो यूअर उसे अपना टूटा फूटा डांस दिखाने लगती है। वेल ये डांस इतना ज़्यादा फनी था कि ईनान की तो हंसी ही छूट जाती है। वो डांस करते करते ईनान के ऊपर ही आकर गिरती है। अगले सीन में ईनान उसे पूछ रहा था कि ये सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया, तो वो कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे। ईनान उसे कहता है कि क्या तुम सुतंग की वजह से जेलस हो, तो वो कहती है कि मैं जेलस नहीं हूँ। फिर वो सोचती है कि इस डांस के चक्कर में मैं अपना इम्पोर्टेंट टास्क तो भूल ही गई। वो उसे आइलैंड मास्टर कह के बुलाने लगती है, तो ईनान समझ जाता है एंड उसे किस करने लगता है कि तभी ही उसे नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यूअर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसने जड़ी बूटियों वाला सूप पिया था, इस वजह से ऐसा हुआ है। सभी के वहाँ से जाने के बाद ह्यूमन उसे कहती है कि तुम दोनों की शादी को हुए कितने दिन हो गए, पर फिर भी तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। अब तुम ये मत कहना कि तुम गे हो। वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, वैसे भी ये मेरे और यूअर के बीच का मैटर है,
तो तुम बीच में ना पड़ो। अगले दिन वो बंदा योर से फिर से मिलता है एंड उसे कहता है कि तुम अगर युनवांशी की बेटी हो तो ह्यूमान के सामने अपनी माँ का जिक्र मत करना, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। योर उसे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारी माँ की वजह से उसकी माँ को काफी सफर करना पड़ा, इसीलिए। योर तो अपनी माँ के बारे में उस बंदे से फिर से सवाल पूछना चाहती थी कि वो उसे कैसे जानता है, पर वो बंदा आज भी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इनान को भी गार्ड्स के जरिए पता लग जाता है कि वो बंदा योर से मिला था और उसने योर से बात करी। तो इनान उस बंदे के 5 शाकरों से कहता है कि तुम मेरी माँ के दुश्मन हो तो मेरे भी दुश्मन हुए। तुमने मेरे डैड के लिए युनवांशी को ढूंढ निकाला था, पता ही इस वजह से मेरी माँ को कितना कुछ झेलना पड़ा। अब तुम इस आइलैंड पर नहीं रह सकते। वो उसे इस आइलैंड से निकाल देता है। फिर वो सोचता है कि ह्यूमन को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि योर युनवांशी की बेटी है। आगे वो योर के पास जाता है तो योर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। अब इनान को तो खाना बनाना नहीं आता, पर फिर भी वो बड़ी बड़ी टिंगे हाँकता है। वो तो ये तक कह देता है कि मेरे जैसा एक्सेलेंट कुक इस पूरे आइलैंड में कहीं भी नहीं है। अब वो इतनी सारी फेंकने के बाद किचन में जाता है एंड अगले ही सीन में पूरे किचन का कबाड़ा हो गया था। वो तो किचन में आग ही लगा देता, पर योर उसे बचा लेती है। उसके बाद योर उस पर काफी हंसती है। जब ह्यूमन को पता लगता है कि इनान ने योर को फाइनेंस कंट्रोल दिया है तो वो उसे डरते हुए कहती है कि तुम काफी जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हारी शादी को हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर तुमने उसे फाइनेंस कंट्रोल दे दिया। तुम तो सच में प्यार में अंधे हो गए हो। तो इनान उसे कहता है कि पहले हमारी माँ ही फाइनेंस कंट्रोल संभालती थी, तो अब योर कर रही है, तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है। ये सुनकर ह्यूमन कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में योर की सौतेली माँ और बहन मदद मांगने के लिए इनान के पास आते हैं। सौतेली माँ कहती है कि मेरी ह्यूसेन की शादी तुम अच्छी सी रिच फैमिली में करा दो, या फिर तुम अपने पेविलियन में उसे जॉब दे दो ताकि वो खुद ही कोई अमीर लड़का ढूंढ सके। ह्यूमन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर फिर से भीख मांगने के लिए आ गए, पर इनान उन लोगों की मदद कर देता है ये कहकर कि कल से ही ह्यूसेन उसके पेविलियन में काम करने के लिए आएगी। उनके वहाँ से जाते ही योर उसे पूछती है कि तुमने अपने पेविलियन में उन्हें काम करने के लिए दिया तो वो जरूर कोई गड़बड़ करेगी। तो इनान उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारी बहन को मैंने वेटर की जॉब दी है, अब करना या ना करना उसकी मर्जी। दूसरी तरफ सोंगयान अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो बातों ही बातों में चिंग्यफ के मुंह से ये निकल जाता है कि सोंगयान की माँ को जहर देकर किसी ने मार डाला था एंड उसका नाम ह्युन। तभी ही रानी उसे रोक देती है, पर सोंगयान को तो शक हो गया था, इसलिए वो अगले दिन चिंग्याओ को डरा कर पूछता है कि बताओ मेरी माँ को किसने मारा था। पर चिंग्याओ याद करती है कि रानी ने सोंगयान से ये बात करने से मना किया था, तो वो सोंगयान को कुछ भी नहीं बताती। तो सोंगयान अपने पर्सनल गार्ड से कहता है कि तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दो, पर फिर भी उसे चैन नहीं पड़ता। तो अगले ही दिन वो चिंग्याओ के पास जाकर इमोशनल ड्रामा करने लगता है कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी देख नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पर मैं तुम्हें बचा रहा था। अगर एक बार मैं अपनी माँ को जस्टिस दिला पाऊँ तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और मैं भी बिना किसी रिग्रेट के जी पाऊंगा। सोंगयान की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर चिंग्याओ भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब वो उसे बता देती है कि तुम्हारी माँ को जहर देकर युनवांशी ने मारा था, पर असली मर्डरर तो कोई और है। युनवांशी को तो बस इन लोगों ने फंसाया था। तो वो उसे पूछता है कि रियल मर्डरर कौन है, तो वो कहती है कि हुआ शान शैन। ये शायद इनान के डैड हो सकते हैं, क्योंकि इनान की सरनेम भी हुआ है। आइलैंड में इनान के साथ बाकी सभी लोग हेड शेफ का वेलकम करने के लिए खड़े थे। हेड शेफ अपने पास योर को बुलाता है एंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे खाने को काफी ज्यादा मिस किया। योर सोचती है कि ये आवाज तो दुराव की है कि तभी ही कैरेट से दुराव निकलता है एंड कहता है कि कैपिटल से मैं ही हेड शेफ बनकर आया हूँ। इनान, जो कि उसे लग रहा था कि हेड शेफ कोई 50 या 60 साल का बुढ़ा होगा, पर जब वो दुराव को देखता है तो उसका तो मुंह ही उतर जाता है। दुराव हेड शेफ बनकर वापस आया था तो योर उसके लिए खुश होती है एंड उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती है। तो ये सब कुछ देखकर इनान चल रहा था।
दुराव भी ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो जानबूझकर योर को अपने साथ आउटिंग पर लेकर जाता है। अगले सीन में योर दुराव से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि हम इंस्पेक्शन के लिए आउटिंग पर जाने वाले हैं, पर तुम तो सीधा मुझे किचन में ही लेकर आ गए। तो दुराव उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ के बने हुए नूडल्स खाने थे, इसलिए। योर उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैपिटल से कैसे वापस आ गए। तो दुराव कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। मैं वहाँ पर नानसे को ढूंढने गया था, पर मुझे पता चला कि नानसे तो कैपिटल छोड़कर जा चुका है। मुझे लगा कि मैं यहाँ आया और तुम मुझे नहीं मिली, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में आया हूँ। दूसरी ओर सोंगयान का पर्सनल गार्ड उसे कहता है कि ज़ियांगशन ने आपके डैड को नहीं मारा है, क्योंकि जिस दिन युनवांशी की शादी होने वाली थी तो ज़ियांगशन उसकी शादी में बिजी था और उसी रात आपकी माँ को किसी ने जहर देकर मार डाला था। सोंगयान कहता है कि अगर ज़ियांगशन ने भी मेरी माँ को नहीं मारा तो फिर असली मर्डरर है कौन। मैं रानी से भी इसके बारे में नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो तो मर्डरर को बचाना चाहती है। यहाँ ईनान योर के लिए परेशान हो रहा था। वो कहता है कि योर की शादी हो गई है, फिर भी वो इतनी रात गए किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर घूम रही है। क्या उसे समय का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। तो शिंजू कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं मैडम को ढूंढकर अभी लाया। जैसे ही शिंजू बाहर आता है तो सामने से उसे योर मिलती है। वो उसे कहता है कि मास्टर काफ़ी गुस्से में है, तो आप उसे जाके माफ़ी मांगिए, पर वो तो उसकी बात सुनती ही नहीं, क्योंकि वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। शिंजू योर को 2-3 बार आवाज़ देकर वहाँ से ईनान के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। तो ईनान उसके पास जाता है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तो योर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम पिछले 6 घंटों से किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी और मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ है। योर उससे कहती है कि हम दोनों तो बस बाहर गए थे, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है कि क्या ऐसा वैसा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो ईनान से माफ़ी मांगने लगती है, पर फिर भी ईनान गुस्से में था, तो वो उसे शांत कराने के लिए उसे किस करती है। जैसे ही ईनान का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है कि वो उसे कहती है कि मुझे पेविलियन में किचन की मेड बनना है। ईनान तुरंत मना करके कहता है कि दुराव तो अब हेड शेफ बन गया है, तो तुम क्या उसके पीछे पीछे जाना चाहती हो। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे पेविलियन में अपनी माँ की वजह से काम करना है, क्योंकि मैंने आज ही सुना कि मेरी माँ युनवांशी इस पेविलियन की फाउंडर है। तो ईनान कहता है कि ये सच नहीं है, पेविलियन के फाउंडर सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड ज़ियांगशन ही थे। पर फिर भी योर तो नहीं मानती, तो ईनान उसे घर में ही नजरबंद रखने की सजा देता है। अगले दिन सुतांग जब हेड शेफ से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे काफ़ी रिस्पेक्ट से बात कर रही थी, पर जब वो दुराव का चेहरा देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है। दुराव भी उसके मज़े लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर योर अपने ही घर में नज़रबंद थी, पर जब उसे ये पता लगता है कि मेड सिलेक्शन का तो आज आखिरी दिन है, तो वो घर से भाग जाती है। योर कंपटीशन के पहले 3 राउंड आसानी से क्लियर कर देती है, पर जब चौथा राउंड शुरू होने वाला था तो वो कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि पेविलियन में शादीशुदा औरतों को काम नहीं दिया जाता। ये जानकर योर थोड़ा डर सी जाती है। चौथे राउंड के लिए जब उसे बुलाया जाता है तो उसके सामने ईनान बैठा था। योर से जब ये पूछा जाता है कि तुम क्या मैरिड हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ, मेरा एक पति था, पर वो ज्यादा बात करने के चक्कर में मर गया। ये सुनकर ईनान को तो एक सदमा सा ही लग जाता है। वो उसे फेल कर देता है, पर दुराव कहता है कि अगर ये किचन मेड बनने में फेल हो गई है तो क्यों ना मैं इसे अपनी असिस्टेंट बना दूँ। तो ईनान कहता है कि नहीं, इसका बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये सिलेक्टेड है। दुराव और योर दोनों ही एक दूसरे को अंगूठा दिखाते हैं, पर जब ईनान उसकी तरफ देखता है तो वो आंख में कचरा छाने का एक्ट करने लगती है। अगले सीन में योर छुपते हुए घर आ रही थी। वो सोचती है कि आज तो ईनान काफी ज्यादा डरावना लग रहा था कि तभी ही उसका सामना ईनान से हो जाता है। वो कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर। तो वो कहता है कि कहाँ है हस्बैंड, तुमने ये नहीं कहा था कि ज्यादा बात करने की वजह से तुम्हारे पति की मौत हो गई। तो वो कहती है कि पेविलियन में मैरिड वुमन को काम नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने झूठ कहा। तो वो कहता है कि पेविलियन में ऐसा कोई रूल नहीं है,
तुमने एक मामूली से रूमर पर भरोसा कर लिया, सच में तुम तो काफी बेवकूफ हो। तो योर उसे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। अगले दिन योर जब काम करने के लिए पेवेलियन में जाती है तो उसे कोई पहचान नहीं रहा था कि यही आइलैंड मास्टर की वाइफ है। तो वो लोग ये रूमर फैलाना शुरू कर देते हैं कि योर का दुराव के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि दुराव योर को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा था। और ये रूमर फैलते फैलते इतने तक आ जाता है कि दुराव और योर की शादी हो गई है एंड उनका एक बच्चा भी है। जब इन रूमर के बारे में इनान को पता लगता है तो वो पेविलियन में आकर सभी को डांटता है कि तुम लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। योर को साफ सफाई का काम मिला था, पर जैसे ही वो लाइब्रेरी को देखती है तो उसके अंदर घुसकर अपनी माँ से छुड़ी हुई बुक्स को ढूंढने लगती है कि तभी ही वहाँ पर इनान आता है। तो वो इनान को देखकर सोचने लगती है कि इनान कितना ज्यादा हैंडसम है। इनान उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर सिर्फ आइलैंड मास्टर ही आ सकते हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर बुक्स ढूंढने आई हूँ। इनान उसके काफी क्लोज आ रहा था तो वो कहती है कि कोई देख लेगा। इनान सोचता है कि इसे क्या ये डर लग रहा है कि दुराव हमें इस तरह से देख लेगा, पर योर का तो ये कहना था कि पेविलियन में किसी को भी पता नहीं है कि मैं आइलैंड मास्टर की वाइफ हूँ, तो मुझे लो प्रोफाइल में ही रहने दो। आज इनान उसे इस लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में भी लेकर जाता है जो कि उसके डैड ने बनाया था। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो योर इनान से अपना प्यार कन्फेस करती है कि वो भी उसे पसंद करती है। ये सुनकर इनान उसे किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि योर के दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर आकर इनान से ये कहते हैं कि इसकी पल्स काफी वीक है, ये मर भी सकती है, तो फिलहाल तुम उसे फिजिकल होने की ट्राई मत करना, वरना खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर इनान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे रात भर नींद ही नहीं आती एंड वो पूरी रात बैठकर सिर्फ और सिर्फ योर को ही देखता रहता है। जब दुराव उसे मिलने के लिए आता है तो वो इतने सारे डॉक्टर्स को देखकर कहता है कि क्या योर को कुछ हो गया है। तो इनान उसे सच बता देता है कि योर के पास ज्यादा समय नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाली है। ये सुनकर दुराव को एक झटका सा लगता है एंड अनफॉर्चुनेटली योर ये सारी बातें दूर से सुन लेती है। अगले सीन में दुराव बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो सुतांग उसके पास आती है। वो उसे कहता है कि तुम इनान को पिछले 10 सालों से पसंद करती हो और मैं योर को 13 सालों से, तो हम दोनों ही सेम हुए, चलो बैठकर ड्रिंक करते हैं। सुतांग उसे कहती है कि आज मुझे तुम काफी सैड लग रहे हो, क्या कोई बात है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। वो उसे पूछती है कि मुझे जानना है कि तुम योर को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो। तो दुराव कहता है कि बचपन में उसने मुझे बुली होने से बचाया था, वो जानती थी कि वो काफी वीक है, पर फिर भी उसने मेरी मदद की। सभी लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं। वो सभी के सामने तो स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा कर लेती है, पर अकेले में जाकर उतना ही रोती है। वैसे इनान में तुम्हें क्या पसंद आ गया। तो वो कहती है कि सब कुछ। दुराव कहता है कि तुम लड़कियां भी ना हमेशा ही अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन करती रहती हो, मेरी फीलिंग्स तो योर के लिए जेन्युइन है, पर तुम्हारा क्या। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में योर किचन में काम कर रही थी एंड उसके मन में यही बात चल रही थी कि वो जल्दी ही मरने वाली है कि तभी ही उसके पास इनान आता है। वो भी उसी बात को लेकर परेशान था। ये दोनों ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड दोनों ही वहीं पर ही किस करने लगते हैं। तभी ही दो मेड उन दोनों को इस तरह से देख लेती है एंड अगले दिन पूरे पेविलियन में इस बात को फैला देती है। योर तो इस वजह से काफी परेशान थी, पर इनान उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा नाम उस दुराव की जगह पर मुझसे जुड़ रहा है। इनान और योर मछलियां पकड़ने के लिए समंदर किनारे गए थे। योर उसे कहती है कि तुम्हें याद है हम दोनों इसी जगह पर पहली बार मिले थे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब दुराव और योर सीवीड पकड़ने के लिए आए थे तो उन लोगों ने इनान को बेहोश हालत में देखा था। योर इनान को सीपीआर देने बस जा ही रही थी कि वहां पर दुराव आकर ये काम कर देता है। प्रेजेंट में इनान कहता है
कि उसके बारे में बात ही मत करो, वो इंसिडेंट काफ़ी घिनौना था। तो यूर उससे कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट किस तो दुराव के साथ हो गया। इतना कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। इनान सोचता है कि हमारी पहली मुलाकात भी मैंने ही सेटअप की थी कि तभी ही इनान बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आकर कहते हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से वो थक गया है, ऊपर से भीगने के कारण उसे तेज फीवर हो गया है। यूर सोचती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं ही उसे समंदर किनारे ले गई जिस वजह से वो भीगा। अब वो उसकी केयर करने लगती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है पर इनान को होश नहीं आता। यूर देखती है कि इनान को ठंड लग रही है, इसलिए वो उसके साथ ही सो जाती है उसे गर्मी देने के लिए। और ऐसे में ही वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जब वो उठता है तो वो बिल्कुल ठीक था। उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि वो इस हालत में यूर के साथ फिजिकल ना हो। वो काफी पैनिक होकर यूर से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आकर सभी लोगों से ये कहते हैं कि अब यूर जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। इनान कहता है कि डॉक्टर ने मुझे फिजिकल होने से पहले ही मना किया था, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सारी मेरी गलती है, यूर मेरी वजह से ही मरी है। बाहर खड़े ये सभी लोग कहते हैं कि पूरा एक दिन हो गया, दरवाजा खोलो ताकि हम यूर का अंतिम संस्कार कर सके। पर इनान तो दरवाजा खोलता ही नहीं। वो यूर से कन्फेस करता है कि पहले वो अपने मकसद के कारण उसके पास आया था, बट धीरे धीरे उसे यूर से प्यार होने लगा। ये सब कुछ कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। एक महीना ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद हम उस पेड़ को देखते हैं। जैसे ही उस पेड़ में हलचल होती है कि यहाँ पर यूर को होश आ जाता है। इनान के लिए ये बात काफी शॉकिंग थी, बट वो खुश भी नजर आ रहा था। डॉक्टर आकर कहते हैं कि अब यूर की हार्ट बीट स्टेबल है, उसकी बॉडी भी अब पहले से काफी हेल्थी हो गई है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सभी लोग यूर के लिए काफी खुश होते हैं। अगले सीन में इनान यूर की कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से केयर कर रहा था, तो ये सब कुछ यूर को ओवर लगता है, इसलिए वो उसे काम पर भेज देती है एंड खुद भी पेविलियन चली जाती है। सब कुछ अच्छे से जा ही रहा था कि योमान को पता लग जाता है कि यूर युनवांशी की बेटी है। वो इनान से कहती है कि तुम्हें पता था कि वो युनवांशी की बेटी है, फिर भी तुमने उससे शादी की। तुम एक दुश्मन की बेटी को हमारे घर की बहू बनाकर कैसे ला सकते हो? इनान कहता है कि यूर को अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप बताने की कोशिश भी मत करना और उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। युमान कहती है कि तुम क्या भूल गए हो कि उस युनवांशी की वजह से हमारी माँ ने कितनी मिसेरेबल जिंदगी को जिया। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, पर यूर है, उसकी माँ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। युमान कहती है कि उस लड़की को जल्दी से डिवोर्स दो, तो वो कहता है कि नहीं दूंगा। युमान कहती है कि ठीक है, मैं भी उसकी जिंदगी को बदतर बना दूंगी, जैसा कि उसकी माँ ने हमारी माँ के साथ किया। वो ये धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। इनान सोचता है कि एक बार मैंने यूर को खोया है, ये गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। अगले दिन इनान युमान के पास जाकर कहता है कि तुम युनवांशी के बारे में यूर को कुछ भी नहीं बताओगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे सीक्रेट रखूंगी, पर बदले में तुम्हें उसका फाइनेंस कंट्रोल छीनना होगा। इनान कहता है कि मैं ये कर दूंगा, पर तुम भी अपना वादा याद रखना। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद सोंग्यान को पता लगता है कि इनान की माँ ने ही उसकी माँ को जहर देकर मार डाला था और युनवांशी का नाम उसने चढ़ा दिया था। अब सोंग्यान बदला लेने के पूरे मूड में आ जाता है कि तभी ही वहाँ पर चिंग्याव आती है। वो अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। सोंग्यान उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है कि वो उसे बस एक ऑर्डिनरी लड़की समझता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो उसे कहती है कि फिर तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते थे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए अच्छे से पेश आ रहा था क्योंकि मुझे अपनी माँ के बारे में जानना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने तो बस तुम्हारा फायदा उठाया है। ये सुनकर चिंग्याव उसे एक चाटा लगा देती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। जिस लड़की की पेंटिंग्स तुम हर रोज बनाया करते हो शाओमन, तुम उसी से ही प्यार करते हो ना? इस पर सोंग्यान उसे कुछ भी नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। आज साइचिंग फेस्टिवल का दिन था, तो दुराव और सुतांग दोनों ही मार्केट में घूम रहे थे। दुराव सुतांग को एक ब्रेसलेट पहनाता है। इन दोनों को देखकर हमें ऐसा लगता है
कि इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ रही है। इस फेस्टिवल में ईनान और योर भी आए थे। विश कार्ड लिखने के टाइम पर ईनान योर के पास से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लेता है और योर को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। ईनान योमान के पास आकर उसे कहता है कि मैंने योर के पास से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लिया है, अब उसका फाइनेंस पर कोई भी अधिकार नहीं रहा। योमान ये देखकर खुश होने लगती है तो वो उसे कहता है कि भले ही तुम योर को पसंद ना करती हो पर प्लीज आगे चलकर उसके लिए कोई ट्रबल खड़ी मत करना। अगले सीन में ईनान बाथ ले रहा था तो योर उसके कपड़े देने के लिए आती है। वो उसे कहता है कि मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। जब योर गर्म पानी लेकर आती है तो वो उसे कहता है कि मेरी बैक को रब करो। पहले तो वो योर को काफी तंग करता है, उसके बाद उसको बाथ टब में अपने साथ खींच लेता है। अगले दिन सोंग्यान ईनान से बदला लेने के लिए हुआसियान आइलैंड पर आ जाता है। ऐसे नोबल बनकर उसने अपनी राजकुमार होने वाली पहचान को छुपा लिया था। जब वो पेविलियन जाता है तो यूसेन योर की सौतेली बहन उसे कोई अमीर सादा समझकर उसको लाइन मारने लगती है। सोंग्यान को तो उसकी हरकतें काफी डिस्कस्टिंग लग रही थी। सोंग्यान के साथ जो मॉन्क आया था वो कहता है कि तुम्हारी आंखें अगर खराब है तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ दवाई दूं। वो कहती है कि मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सोंग्यान जानबूझकर कोई ट्रबल क्रिएट करता है जिसको सॉल्व करने के लिए खुद ईनान को आना पड़ता है। इस जन्म में ये इन दोनों का पहला इंटरेक्शन था जो कि ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चाहता। सोंग्यान ईनान को अपनी माँ के हथियारे का बेटा समझकर उससे ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता तो ईनान को सोंग्यान का ये रूड बिहेवियर पसंद नहीं आता। ऊपर से सोंग्यान की नजर बार बार योर पर जा रही थी। अब सोंग्यान ने कुछ दिन यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। अगले दिन वो योर से मिलता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ योनवांशी के बारे में सब कुछ पता है। तो दूसरी तरफ यूसेन उस पुजारी को सोंग्यान समझकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है एंड ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। सोंग्यान योर को ज्यादा कुछ बता पाता कि यूसेन के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं एंड यूसेन को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में सोंग्यान बाजार में घूम रहा था तो उसका सामना डॉक्टर नानसे से होता है। डॉक्टर नानसे कहता है कि तुम हेडेक से काफी सालों से सफर कर रहे हो तो ये है उसका इलाज। डॉक्टर नानसे उसे एक गोली देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोंग्यान को पता लगता है कि योर हमेशा ही 15 दिनों में उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसकी माँ की कब्र है। आज भी योर उसी जगह पर जाने वाली है तो ये जानकर सोंग्यान उस जगह पर पहुँच जाता है। वो इस पेड़ को देखकर सोचता है कि ये तो वही पेड़ है जो कि हमेशा ही मेरे सपनों में आया करता है। कि तभी ही उसकी नजर योर पर पड़ती है। योर अपनी हेयर पिन को ढूंढ रही थी जो कि उससे नीचे गिर गई थी। सोंग्यान को लगता है कि ये सुसाइड करने वाली है तो वो जाकर उसे बचा लेता है। पर जब सोंग्यान को ये पता लगता है कि योर तो बस अपनी हेयर पिन ढूंढ रही थी तो वो इसमें उसकी मदद कर देता है। यहाँ पर सोंग्यान को योर से बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड जब वो वापस आता है तो वो योर को याद करके स्माइल करता है। अगले दिन सोंग्यान फिर से योर को उसकी माँ के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। योर उसके पास जाकर सीधा उसे ये पूछती है कि बताओ मेरी माँ को कौन फंसाना चाहता था और वो किसकी वजह से मरी है। सोंग्यान कहता है कि रिलैक्स, पहले तुम शांति से बैठ तो जाओ। ईनान उन दोनों को दूर से इस तरह से देखकर काफी चल रहा था। सोंग्यान कहता है कि पहले तुम्हारी माँ राजमहल के इंपीरियल किचन में काम करती थी। तुम्हारी माँ ने कॉन्क्यूबाइन के लिए जो खाना बनाया था उसमें ईनान की माँ ने जहर मिला दिया। जहरीला खाना खाने के बाद सभी कॉन्क्यूबाइंस की मौत हो गई और उसका सारा इल्जाम तुम्हारी माँ के ऊपर आ गया। सोंग्यान ये सारी बातें कर ही रहा था कि उसका ध्यान चाहता है कि ईनान उन दोनों को दूर से देख रहा है तो वो योर के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है। जब योर घर वापस आती है तो ईनान उसे बात करने की कोशिश करता है पर योर के दिमाग में तो यही चल रहा था कि सोंग्यान ने उसे जो कुछ भी कहा क्या वो सच है। वो पूरी रात इसके ही बारे में सोचती रहती है कि अगले दिन उसे पता लगता है कि उसका फाइनेंस कंट्रोल उसे छीन लिया गया है। उसका हुआ फैमिली की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है कि तभी ही सियांगशन यानी कि ईनान के डैड की विल उसके हाथ लग जाती है। उस विल में लिखा था कि अगर ईनान को आइलैंड मास्टर बनना है तो उसे योर से शादी करनी पड़ेगी, तभी जाकर उसे आइलैंड मास्टर की पोजीशन, आइलैंड मास्टर का सील और आर्मी मिलेगी। ये सब कुछ जानने के बाद योर टूट सी जाती है। वो सोचती है कि अच्छा तो ईनान मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, उसने बस ये सब कुछ पावर हासिल करने के लिए किया है। पहले वो मुझसे शादी के लिए इसीलिए अप्रोच करता रहता था
क्योंकि उसे लीगल तरीके से आइलैंड मास्टर बनना था। वो इसी पल उस घर को छोड़कर अपनी नूडल शॉप में आती है। वहाँ पर उसे मिलने के लिए सोंग्यान आता है। सोंग्यान उसे भड़काने लगता है कि तुम तो अपनी ही माँ के दुश्मन के बेटे के साथ रहती हो, तो तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आता। वो उसे कहती है कि अभी तुम मेरे बेडरूम में हो तो यहाँ से निकलो। ये सुनकर सोंग्यान वहाँ से चला जाता है। सोंग्यान के जाने के बाद ईनान आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर चलो। तो वो कहती है कि कौन सा घर, मेरा तो कोई घर नहीं है। ईनान कहता है कि उस सोंग्यान ने तुम्हें ऐसी भी कौन सी बात बता दी है जिससे तुम मुझसे दूर हो रही हो। तो यूर उसे कहती है कि मुझे यहीं पर ही रहना है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो चला जाता है। फिर हम सोंग्यान को देखते हैं जो कि उसी पेड़ के पास था। उसका गार्ड कहता है कि आप तो यहाँ पर ईनान से बदला लेने के लिए आए थे, पर आप तो यूर में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगे हो। वो कहता है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता कि मैं यूर के पीछे इस तरह से क्यों पड़ा हूँ, पर अब मुझे ईनान से कोई बदला लेना नहीं है। मुझे जो करना था मैंने वो कर लिया। अब हम लोग कैपिटल वापस चले जाएंगे। वो दोनों वहाँ से बस जा ही रहे थे कि वहाँ पर नानसे आता है। वो सोंग्यान के ऊपर कुछ स्पेल करता है जिसके कारण सोंग्यान को अपने ड्रैगन किंग होने वाली सारी पुरानी यादें याद आ जाती है। अब सोंग्यान की बॉडी के अंदर ड्रैगन किंग वापस आ गया था। उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, इसलिए वो खुद को काफी कमजोर महसूस करता है। पर आते ही सीधा ये कहता है कि मुझे शॉमन से मिलना है। यूर अभी सो रही थी तो सोंग्यान उसके पास आकर कहता है कि एक बार मुझे स्पिरिचुअल पावर मिलने दो, उसके बाद हम दोनों ही इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाएंगे। सोंग्यान यूर को थोड़ी देर इस तरह से देखने के बाद वहां से चला जाता है। उसके बाद ईनान आता है। यूर उसे देखकर वहां से जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से दूर दूर क्यों भाग रही हो, अब क्या तुम्हें वो सोंग्यान पसंद आ गया है। यूर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी समझने की ट्राई की, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि तुम्हें आइलैंड मास्टर बनना था। ईनान कहता है कि ये सच नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैंने तुम्हें अप्रोच इसीलिए किया क्योंकि मुझे जल्दी से आइलैंड मास्टर बनना था, पर बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। यूर उसे कहती है कि ये भी झूठ है, तुमने मुझे काफी बार उल्लू बनाया है, बहुत सारी सच्चाई मुझसे छुपाई है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को फ्रेम करके मरवा डाला, इस पर तुम क्या कहोगे। ईनान ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता। यूर वहाँ से जाने लगती है, पर वो देखती है कि ईनान बेहोश हो गया है। दरअसल में ट्री फेरी ने अपना स्पिरिट ईनान की बॉडी में पिछले जन्म में ट्रांसफर किया था, जिस वजह से अभी तक ईनान जिंदा था। पर यूर के आने के बाद वो स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। इस वजह से ईनान की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर कहते हैं कि पहले यूर को जो बीमारी थी अब वो ईनान को हो गई है। ईनान की पल्स काफी वीक है। ये सुनकर ह्यूमन यूर को एक चाटा लगा देती है एंड कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, तुम माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी हो। तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को सिड्यूस किया, जिस वजह से मेरी माँ को एक बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। यहाँ पर वो यूर की माँ की बेइज्जती करने लगती है तो यूर उसे चाटा मार कर कहती है कि पहले अपनी चुड़ैल माँ के कारनामों के बारे में सुनो फिर कुछ बोलो। यूमा ने उसे मारने जाने ही वाली थी कि सर्वेंट आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में यूर सोंग्यान के पास जाकर कहती है कि तुम कैपिटल से आए हो तो तुम्हें मैजिक डॉक्टर नानसे के बारे में पता ही होगा। मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार है, तो क्या तुम नानसे का पता बता सकते हो। तो वो कहता है कि शॉमन, तुम्हें हमेशा ही उस इंसान की इतनी परवाह क्यों रहती है, तुम कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। तो यूर उसे कहती है कि कौन शॉमन, मेरा नाम यूर है और तुम्हें मदद नहीं करनी है तो तुम सीधे मना कर दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है कि रास्ते में ही उसे नानसे मिल जाता है। तो यूर नानसे को लेकर ईनान के पास आती है। नानसे ईनान को एक ही झटके में ठीक कर देता है। ईनान के ठीक होते ही यूर उसे छोड़कर चली जाती है। ईनान को जब पता लगता है कि उसको मैजिक डॉक्टर नानसे ने ठीक किया है तो वो पूरे आइलैंड में नानसे को ढूंढने लगता है। ऐसे में ही उसका सामना सोंग्यान से होता है। तो वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कैपिटल वापस चले गए हो, पर कोई नहीं, तुमने मेरी वाइफ की मदद की, इसके लिए थैंक्स। तो सोंग्यान कहता है
कि तुम्हारी वाइफ मेरी एक पुरानी दोस्त जैसी दिखती है जिसको मैं सालों से जानता हूँ। दूसरी तरफ यूआर अपनी नूडल्स शॉप में रहने के लिए आ गई थी तो दुराव एंड सुतांग उसे मिलने के लिए आते हैं। दुराव कहता है कि पहले मैं सुतांग के साथ हमेशा ही झगड़ता रहता था, पर अब जबकि मैं उसके साथ रहने लगा हूँ तो वो मुझे काफी क्यूट लगती है। यूआर उसे कहती है कि लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। वो तो तुरंत मना करता है पर बाद में खुद ही ब्लश करने लगता है। यहाँ ईनान की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है एंड जब उसे होश आता है तो उसके हाथ में डिवोर्स पेपर था। ईनान को लगता है कि ये यूआर ने लिखा होगा, पर नहीं, ये तो ह्यूमान का किया धरा था। शिंजो आकर कहता है कि मैडम ने आपको मिलने के लिए उसी पेड़ के पास बुलाया है। तो ईनान को लगता है कि यूआर शायद उसे लास्ट गुड बाय कहना चाहती होगी, पर नहीं, यूआर उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। ईनान उसे शुरुआत से लेकर अभी तक का सारा सच बताकर फिर से उसे कन्फेस करता है तो यूआर मान जाती है। ये दोनों यहीं पर ही रात गुजारते हैं और यूआर के अंदर का ट्री स्पिरिट ईनान की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले दिन सोंगयान को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो उसे कहता है कि तुम उस इंसान ईनान के पीछे इस तरह से क्यों पड़ी हो, तुमने पिछले जन्म में भी ऐसा ही किया था। अब तुम उसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि तुम आखिर में हो कौन? तो वो कहता है कि मैं ड्रैगन किंग शुआन हूँ और ये जो पेड़ है वही तुम्हारी असली बॉडी है, क्योंकि तुम एक ट्री फेरी हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी सालों से रहते आ रहे हैं। एक बार मुझे मेरी स्पिरिचुअल पावर मिलने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी पावर को भी अनसील कर दूंगा एंड फिर हम इस इंसानों की दुनिया को छोड़कर इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाएंगे। यूआर को तो उसकी सारी बातें बकवास लग रही थी कि वहाँ पर नानसे आकर कहता है कि मैंने ईनान को मार डाला है। ये सुनकर यूआर रोने लगती है। वेल, नानसे ने तो झूठ कहा था कि ईनान मर चुका है, पर यूआर को ये बात सच लगती है, इसलिए वो खुद को मारने चाह रही थी कि सोंगयान उसे रोककर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और उस ईनान को भूल जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। पर यूआर तो खुद को स्टैप करके उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है कि वहाँ पर ईनान आने लगता है। सोंगयान यूआर को बचाना चाहता था पर नानसे उसे लेकर गायब हो जाता है। ईनान यूआर को इस तरह से देखकर खुद भी छलांग लगा देता है, पर उसके अंदर का जो ट्री स्पिरिट था वो उसे ऐसा नहीं करने देता एंड वो हवा में उड़ते हुए अपने आप ही ऊपर आ जाता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अब हमें 2 सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। यूआर को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए थे। दुराव और बाकी सभी ये मानते थे कि यूआर मर चुकी है, पर ईनान का ये कहना था कि यूआर जिंदा है क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। आगे इनको पता लगता है कि कैपिटल से छठा राजकुमार इनके यहाँ आने वाला है, तो ये सभी लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो लोग जब सोंगयान को देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि पहले उनके आइलैंड में जो नोबल बनकर आया था वही उसके राज्य का छठा राजकुमार है। सोंगयान एक राजकुमार की हैसियत से यहाँ पर आया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा था, जो कि पहले की ही तरह ईनान को पसंद नहीं आता। सोंगयान कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, सभी लोग पहले जैसे ही है, पर मुझे यूआर कहीं नजर नहीं आ रही। तो कोई कहता है कि यूआर की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। सोंगयान ईनान से कहता है कि ये जानकर काफी बुरा लगा। अगले सीन में सभी लोग पेविलियन की तरफ जा रहे थे कि उन्हें यूआर जैसी ही दिखने वाली एक लड़की मिलती है। ईनान उसे देखकर यूआर यूआर कहने लगता है, पर सोंगयान उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मेरी एक दोस्त है जो कि बिल्कुल तुम्हारी ही वाइफ जैसी दिखती है। ये तुम्हारी यूआर नहीं बल्कि मेरी दोस्त इनिन है। इसे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसको भी मैं अपने साथ लेकर आ गया। अगले सीन में वो सभी लोग इन में रुके हुए थे। सोंगयान सोचता है कि 2 साल पहले नानसे ने यूआर की मेमोरी सील कर दी थी, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूआर जिंदा है। सोंगयान यूआर से कहता है कि भले ही तुम्हारा मेमोरी लॉस्ट हुआ हो, पर हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। यहाँ यूआर को देखकर ऐसा लग रहा था कि सोंगयान ने उसे अपने कंट्रोल में रखा है एंड सोंगयान जैसा कहता है वैसा ही वो करती है। अगले सीन में जब वो सो रही थी
तो ईनान उसका बर्थ मार्क चेक करने के लिए उसके पास आता है कि तभी ही वो उठ जाती है। पहले तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है, पर बाद में जानबूझकर मेमोरी लॉस्ट वाली कहानी उसे सुनाने लगती है जो कि सोंगयन ने ही उसे बताई थी। अब तो ईनान को भी लगने लगता है कि यही लड़की उसकी यूर है और सोंगयन जानबूझकर यूर को उससे छुपाना चाहता है। वेल ये वाला प्लान तो सोंगयन का ही था कि ईनान उस पर इस तरह से शक करे एंड उसका ये प्लान काम भी करता है। अगले दिन ईनान दुराव से कहता है कि वो जो लड़की ईनिन है वो सिर्फ यूर जैसी दिखती ही नहीं बल्कि वो खुद यूर है। 2 साल पहले जब वो पहाड़ से नीचे गिरी थी तब किसी ने उसकी जान बचा ली एंड फिर उसका सामना सोंगयन से हो गया। तब से ही वो सोंगयन के साथ है। दुरा उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि सोंगयन तो उससे जल्दी ही शादी करने वाला है। तो ईनान कहता है कि भले ही यूर को अभी कुछ याद ना हो पर मैं उसके साथ न्यू स्टार्ट करूँगा। ईनान यूर को लेकर अपने घर जाता है ताकि यूर की पुरानी यादें वापस आ सके। यहाँ पर यूर एक हेयरपिन को देखती है जो कि ईनान की ही माँ की थी। 2 साल पहले उसने ही उसे तोड़ दिया था तो अब वो उसे जोड़ रही थी। दूसरी तरफ सोंगयन का हथियार रिपेयर हो गया था। इस हथियार की मदद से सोंगयन को उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस से मिल सकती है। सोंगयन यूर से कहता है कि इस हथियार को तुम्हें ईनान के सीने पर मारना होगा और उसका ब्लड लेकर आना होगा। वो कहती है कि ईनान एक अच्छा इंसान है, मैं उसे हर्ट नहीं करने वाली। तो सोंगयन उसे कहता है कि भूलो मत कि मैंने तुम्हें बचाया था और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तो तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। अब यूर को मानना ही पड़ता है। वो ईनान को डिनर के लिए इनवाइट करती है एंड उसके बाद उसे ड्रिंक कराकर बेहोश कर देती है। जब वो उसका ब्लड लेने के लिए जा रही थी तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है पर ईनान उठकर खुद ये काम कर देता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन ईनान बिल्कुल ठीक था। ये देखकर सोंगयन को लगता है कि यूर ने उसे धोखा दिया है। उसे यूर पर काफी गुस्सा आता है। यहाँ दुराव कैपिटल जा रहा था तो वो सुतंग से कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, तो वो उसे हाँ कहती है। वेल इन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस तो नहीं किया था पर उनके एक्शन ही उन्हें बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। नान से यूर को लेकर उसी पेड़ के पास जाता है एंड उसकी पावर को अनसील करने लगता है। यहाँ आइलैंड में आज एम्परर आए थे। जब सभी लोग कोर्ट में बैठे थे तभी ही सोंगयन सभी को सबूत दिखाते हुए कहता है कि ईनान की माँ ने उसकी माँ को जहर देकर मार डाला है। उसने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं बल्कि काफी सारी कॉन्क्यूबाइंस को मारा है और उसका सारा इल्जाम उसने युनवांगशी पर डाल दिया। युमान को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था पर यही सच था। सोंगयन ये सारी बातें करते हुए इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो ये तक कह देता है कि मैं इस पूरे आइलैंड को खत्म कर दूंगा। तभी ही वहाँ पर नान से आकर उसे एक पल खिलाता है जिसकी मदद से उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस आ जाती है। सोंगयन ईनान पर हमला करने लगता है पर ईनान अपनी पावर की मदद से उसे डॉच करता है। तो सोंगयन सोचता है कि इसके पास स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आई। वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। वेल ये सीन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। ये दोनों ही एक दूसरे की जान लेने में लगे हुए थे। सोंगयन जैसे ही ईनान को मारने के लिए जाता है तो बीच में ट्री फेरी आ जाती है जिससे सोंगयन को अपना हमला वापस लेना पड़ता है। वो उसे देखकर कहता है कि शाओमन तुम वापस आ गई हो, पर तभी ही उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर चली जाती है। तो वो शाओमन से कहता है कि ये तुमने किया ना। तो ईनान कहता है कि उस दिन यूर को सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी, इसलिए उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी देर के लिए ही दी थी। ये सुनकर सोंगयन को एक झटका सा लगता है पर फिर भी वो कहता है कि शाओमन तुम मेरे साथ चलो, ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इमोर्टल्स है। पर शाओमन उसे मना करती है कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली। तो सोंगयन उसे कहता है कि तुमने पिछले जन्म में भी ऐसा ही किया था। शाओमन उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की जान लो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब प्लीज तुम यहीं पर ही रुक जाओ। स्पिरिचुअल पावर जाने के कारण सोंगयन जल्दी ही मरने वाला था। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया। तो वो कहती है कि सॉरी। सोंगयन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले जन्म में तुम मुझे ना मिलो और मुझसे प्यार भी ना करो, क्योंकि इसी प्यार की वजह से मैं काफी टॉर्चर हुआ हूँ और मुझे ये टॉर्चर अपनी अगली जिंदगी में नहीं चाहिए। ये सुनकर शाओमन रोने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मर जाता है। शाओमन ईनान से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे जनरल हो, पर ऐसा नहीं
नहीं है। इतना कहकर ट्री फेरी की स्पिरिट यूर की बॉडी से चली जाती है। ईनान को तो लगता है कि यूर मर चुकी है, पर तभी ही उसकी जाग होती है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुतंग और दुराव ने शादी कर ली थी। ये दोनों भी अपने बच्चे का प्लान कर रहे थे। एक सीन हमें यहाँ पर अलग से दिखाया जाता है, जहाँ पर सोंगयान शाओमन से कह रहा था कि तुम हजारों सालों से इसी जगह पर रहकर कल्टीवेशन कर रही हो, तो तुमने कभी भी दुनिया को नहीं देखा। जब हम दोनों इमोर्टल्स बन जाएंगे, तब मैं तुम्हें दुनिया घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तब शाओमन ने भी उसे हाँ कहा था। वेल, ये उनके पिछले जन्म की यादें हैं। यूर ने इसी पेड़ के पास उन दोनों की कब्रें बनाई थी। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर सोंगयान ने भी दुराव की तरह यूर पर से गिव अप कर दिया होता, तो आज चीजें थोड़ी अलग सी होती। सोंगयान का ट्री फेरी के लिए जो ऑब्जेक्शन था, उसकी ही वजह से उसका एंड ऐसा हुआ। क्योंकि तुम प्यार करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सोंगयान ट्री फेरी को हमेशा ही ये कहता था कि वो उसके साथ इमोर्टल बन जाए। उसने कभी ट्री फेरी से ये नहीं पूछा कि वो क्या करना चाहती है। इतना होशाने के बावजूद भी मुझे इस ड्रामा में सबसे ज्यादा अच्छा कोई कैरेक्टर लगा है तो वो सोंगयान का है, एंड दूसरे नंबर पर दुराव का। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।